अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने नौजवानों के हक में जो आवाज़ बुलंद की है, जिसको सूर्यकांत ने, जिनको कॉकरोच का, और इस वक्त इंडिया में कॉकरोच बाहर आ गए, यानी नौजवान, मैं तो कॉकरोच नहीं कह रहा इनको, और इस वक्त हुकूमत दरवाजे बंद करके बैठ गई है। भाई अब खामोश होकर सुनो, ये ठंडे पड़ जाएंगे फिर बाहर आएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने नौजवानों को जो बातें की हैं नज्म के अंदर, ये नज्म भी आपने पहले कभी नहीं सुनी, ये याद रखिएगा। हमारे चैनल पे ये पहले अपलोड नहीं है, लिहाजा आप, मुझे यही याद पड़ता है, हमने बहुत सारी नज़में की हैं प्रतापगढ़ी साहब की, मुझे यही याद पड़ता है कि ये नज़म हम पहली बार कर रहे हैं। तो आखिर में जो मैंने पॉइंट बयान किए हैं कि सिर्फ जवान और नौजवानों से काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा, आपको कुछ और लोग भी चाहिए। वो आखिर में आप पॉइंट सुन लेंगे, 15 एक मैंने बयान किए हैं। आइए देखते हैं नज़म को, उसके बाद आखिर में वीडियो को सुनते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा वीडियो किस तरह नौजवान प्रोटेस्टर जो है एहतजाज कर रहे हैं इंडिया में, उनसे रिलेट कर पा रही है ये नज्म। आइए देखते हैं। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम जिस दौर में जी रहे हैं, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। जब मुझे राज्यसभा में पहली बार लब खोलने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, तो मैं, जानते हैं मैंने किस विषय को चुना, किस टॉपिक पे बोलना पसंद किया। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि के खिलाफ बोला, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए जुल्म के खिलाफ बोला, मैंने जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बरसाई गई लाठियों के खिलाफ बोला, मैंने जेएनयू से गायब हुए नजीब की मां के आंसुओं को आवाज दी। मैंने पार्लियामेंट में सबसे पहले जब अपनी जबान खोली, बोलने का मुझे मौका मिला, तो मैंने तालीम और तालीमी इदारों के बारे में बात की। आप समझ सकते हैं कि मेरी फिक्र क्या है, मेरी सोच क्या है। मैं एक बहुत दिल से यहां एक बात का एतराफ करता हूं कि आज जिस जुल्म के आप शिकार हैं, उस जुल्म में बहुत बड़ा हाथ आपके अशिक्षित होने का है। आप पढ़ना नहीं चाहते। हमें लगता है कि कोई एक रहनुमा आएगा, कोई एक हीरो आएगा, हमारी सारी समस्याएं खत्म कर देगा। नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम जिस दौर में जी रहे हैं, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। खुद लड़ना है इस लड़ाई को। और इस मुश्किल दौर में जब आप इस लड़ाई को लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार आपको अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हम किसी महफिल में खड़े हों, बैठे हों, सुन रहे हों तकरीरें, और हमारे कानों को अच्छी लगने वाली बातें ही सुनाई जाएं, तो फिर कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर हो रहा है। कुछ ऐसी बातें भी बोली जानी चाहिए कि जिससे माइक थोड़ा बेहतर कर दें। जब भी आजकल हम बोलने लगते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे यहां, माइक जरूर डिस्टर्ब करना शुरू करता है। माइक एक बहुत बड़ी समस्या है, तो मेरी गुजारिश है कि माइक थोड़ी देर बेहतर रखें। नहीं भी बेहतर रहेगा तो मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि मैं बिना माइक के भी आप तक अपने दिल की धड़कनें पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। कोई आवाज रोक नहीं पाएगी। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हमें बोलना है, इसलिए मैं यहां खड़ा होकर के तालीमी इदारे में खड़ा होकर के बात कर रहा हूं। क्योंकि खुदा ने मुझे शायरी का लहजा दिया है, तो मैं उस लहजे में भी बात करूंगा। और
की शक्ल में भी अपनी बात रखूंगा। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी शायरी की जबान में भी बात करनी चाहिए कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कोई सियासी रहनुमा खड़ा होकर आपसे ये कभी नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और एक शेर सुनना कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अभी डॉक्टर ओम शंकर जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा इमरान साहब अब आप सिर्फ प्रतापगढ़ के नहीं हैं, पूरे भारत के हैं, इसलिए अपना नाम बदल लीजिए। मैंने कहा यही कोशिश तो सरकारें कर रही हैं कि अपना नाम बदल लीजिए। हम एहतजाजन अपना नाम नहीं बदलेंगे, वो और होंगे जो मैखाने में जाके पीते हैं, हम जहां पीते हैं मैखाना बना लेते हैं। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं वही मिट्टी हिंदुस्तान है, हम जिस गांव में पैदा हुए हैं वही भारत है। कभी शाहिद ने शेर कहा कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। हम गांव की मिट्टी से आए हुए लोग हैं। और यहां बैठे हुए बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। खालिद अमीर साहब कह रहे थे कि जो गरीब बच्चे हैं वो यहां आते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अमीर परिवारों के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मैंने अपनी बेसिक शिक्षा जो है वो प्राइमरी से पूरी की, हाई स्कूल तक सही से खड़ी हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मैं यहां एतराफ कर रहा हूं इस बात का, क्योंकि हम ऐसे गांव में पैदा हुए जहां औधी बोली जाती थी, खड़ी हिंदी नहीं बोली जाती थी। खड़ी हिंदी बोलने में टांगे कांपती थी, पांव कांपते थे। वालिद साहब चूंकि घर का सबसे बड़ा बेटा था तो वालिद साहब नहीं चाहते थे कि पढ़ने के लिए मैं गांव छोड़ करके 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर इलाहाबाद जाऊं। वो चाहते थे कि गांव के ही किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लूं, ग्रेजुएशन कर लूं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, डिग्रियां ले लूं। लेकिन जिद थी मुझे अपनी मंजिल खुद तय करनी थी। वालिद साहब की मर्जी से हट के, उनको नाराज करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया। कोई बताने वाला नहीं था कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, नहीं बताने वाला था। गांव में तो यही है ना सोच कि हाई स्कूल कर लो, इंटर कर लो, बीए कर लो, एमए कर लो, उसमें क्या कर लो, कौन सा सब्जेक्ट ले लो, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। अपनी मर्जी से ग्रेजुएशन में एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचा तो आंखें चुदिया गई। ऐसा लगा कि मैं तो गांव से आया हूं, मैं तो यहां एडजस्ट ही नहीं होता हूं। उस समय हम पैंट के साथ शर्ट नहीं पहनते थे, बुश शर्ट पहनते थे जो लंबी होती थी, कुछ रुपए मीटर कपड़ा जिसका आता था। उस लिबास में यूनिवर्सिटी में जा करके जब देखा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग, अंग्रेजी बोलते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे, पूरब का ऑक्सफोर्ड, तो हमें लगा इस दुनिया में तो हमारी जगह ही नहीं बनती है।
लेकिन खुद पर भरोसा रखिए तो खुदा नए रास्ते खोलता है आपके लिए। वहां एहसास हुआ कि खुदा ने मुझे एक हुनर दिया है, मुझे उस हुनर को तराशना है। और अब बुजुर्गों से भी एक बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानिए। अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिता आईएएस बनाना चाहते तो ना वो कभी आईएएस बन पाते ना सचिन तेंदुलकर बन पाते। अगर शाहरुख खान को उनके वालिद क्रिकेट खिलवाना चाहते तो ना वो कभी शाहरुख खान बन पाते ना क्रिकेट खेल पाते। अगर इमरान प्रतापगढ़ी के वालिद जैसी जिद कर रहे थे कि डॉक्टर बनना है या फिर यूपीएससी करना है, अगर मैं उस कोशिश में लगा होता तो शायद ना तो आईएएस बन पाता और ना ही आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा होता। इसलिए अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए। और मुझे अपने भाइयों से बहनों से भी यह कहना है कि खुदा हर इंसान को, हर बच्चे को एक हुनर देता है, उसे पहचान लो, उसे तराश लो, तो पूरी दुनिया में वही तुम्हारी पहचान का सबब बन जाएगा। अगर नहीं पहचानोगे तो धीरे धीरे वो टैलेंट, वो हुनर मर जाता है। जिस भी फील्ड में, ये तो वायरल होने का जमाना है। आपका एक वीडियो वायरल होता है और बड़े बड़े धन्ना सेठ घर पे बैठे रहते हैं और उस बेटे का इंटरव्यू लेने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया चली आती है। ये बदला हुआ जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। पहले एक दौर था कि एक डॉक्टर होता था, वही सर्दी खांसी का भी इलाज करता था, वही पेट के दर्द का भी इलाज करता था, वही हड्डियां टूटने का भी इलाज करता था। लेकिन आज हर बीमारी के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। यह स्पेशलाइजेशन का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। और ये जो चारों तरफ सामाजिक तौर पे अन्याय हो रहा है और आपको लग रहा है कि इस सामाजिक अन्याय के दौर में आप कहां खड़े हैं, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। अभी मैं एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब, अकलियतों के घरों के सामने बुलडोजर खड़े हैं, ट्रेनों में उनको लिंच करने की कोशिशें की जा रही हैं, आप क्या कहेंगे, आप कैसा हिंदुस्तान देखते हैं? तब मैंने उनसे एक बात कही थी कि मैं आने वाले 10 सालों बाद एक ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं जो इतना खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत होगा कि हर मजलूम अपने हक के लिए अपनी सदाएं खुद बुलंद करेगा। क्योंकि ये दौर ऐसा दौर है जो इंसानों को सिखा रहा है कि जीना कैसे है, इस समाज में बने कैसे रहना है। आपके खिलाफ जो सरकारी साजिशें हैं, समाजी साजिशें हैं, उन्होंने एक काम अच्छा किया है और वो ये किया है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक डंडा लेके भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है आपके अंदर, इस एहसास को बुलंद करिए। अगर आपने इस एहसास को बुलंद कर लिया, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं। मैं बड़ी माफी के साथ यहाँ जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं और बच्चा अगर हाई स्कूल तक पढ़ लिख जाता है तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लेगा। हमें जरूरत है बेसिक स्कूलों की, हमें जरूरत है पहली क्लास से 12th तक हमारे बच्चे कैसे एजुकेशन हासिल करें, इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। चूंकि हम शिक्षा के महत्व पर बात कर रहे हैं, हमें एमएएच इंटर कॉलेज जैसे सैकड़ों हजारों इंटर कॉलेजेस की जरूरत है। इस भीड़ में बैठे हुए सारे लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा, आप अलग अलग दुनिया के लोग हैं, किसी को खुदा ने बहुत दौलत दी होगी, किसी को खुदा ने कोई अलग हुनर दिया होगा, कोई सियासत में बहुत आगे होगा। पूरा समाज हम नहीं बदल सकते, एक झटके में पूरा देश नहीं बदल सकते। अपने आसपास से बदलाव लाओ। खुदा कभी कभी क्या करता है कि आपको दौलत तो बहुत दे देता है, आप सोचते हो कि मेरा बेटा पढ़े, मैं इसे आईएएस कराऊं, इसे सीपीएमटी में ले जाऊं, पीएमटी कराऊं, नीट कराऊं, जो करना चाहे वो कराऊं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा दौलत तो देता है लेकिन आपके बच्चे को पढ़ने का मन नहीं देता। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में सिर्फ एक काम करिए कि अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में नजर दौड़ाइए। 2-4 बच्चे ऐसे निकल आएंगे जो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन उनके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है, उनके वालिदैन इस लायक नहीं है कि अपने बच्चे को आगे पढ़ा सकें।
उन बच्चों को एडॉप्ट करिए, उनकी तालीम का खर्च उठाइए, उन्हें आगे ले जाइए। यह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपका सोसाइटी के लिए। समाज ऐसे ही सुधरता है, समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है। हर एक उम्मीद को, हर एक, जब यह कहा जाता है ना कि चारों तरफ मायूसी का आलम है, चारों तरफ मुश्किलें हैं, इन मुश्किलों का हल कैसे निकलेगा? हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। गाजीपुर के अदब नवाज लोगों, सुनना मेरी बात को, कि हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक, हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता। वो करना पड़ेगा, वो जज्बा आपको पैदा करना पड़ेगा। और इधर आपके खिलाफ साजिशें तो हैं, जानते हैं क्यों हैं? मुझे किसी ने एक दिन एक कहानी सुनाई। उसने कहानी सुनाई कि एक जुगनू जो है वो चमक रहा था, हर दिन जिस जंगल में रहता था वहां चमकता था, अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन उसके पीछे एक सांप पड़ गया, सांप उसका पीछा ही ना छोड़े, जुगनू भागता रहा, सांप उसका पीछा करता रहा। जब जुगनू थक गया तो उसने सोचा मुझे सांप से बात करनी चाहिए कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो रुक गया, उसने पलट के सांप से कहा कि भाई मुझे निगलना चाहते हो लेकिन मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो फिर निगल लेना। सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो उसने कहा ये बताइए आप जिस तरह की चीजें आप खाते हैं, जिस तरह के आप पतंगे खाते हैं, क्या मैं उसमें आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताइए मैंने आपका कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला जब आपके मैं खाद्य श्रृंखला में भी नहीं आता, मैंने आपका कोई नुकसान भी नहीं किया, तो मुझे निगलना क्यों चाहते हो? तो सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए निगलना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। तो आपके साथ मसला यह है कि आप चमकते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लोगों की आंखों में चुभते भी बहुत ज्यादा हैं। यह हर दौर में होता रहा है। दुनिया के हर देश की पॉलिटिक्स 25 साल में एक नया शेप लेती है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी एक नया शेप ले रही है। और इस नए शेप में आपने देखा कि कुछ महीने पहले हुए इलेक्शन में सियासत ने एक नया शेप लिया कि तमाम नफरतें किनारे खड़ी रहीं और मोहब्बत का नारा लगाने वाले लोग पूरी मजबूती के साथ आगे आए। बस उनका एक ही नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो मेरे भाई मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस दौर में आगे आइए और ये जो बुलडोजर लेकर के आपका घर गिरा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, इसको दर्ज करिए। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने नौजवानों को पढ़ने लिखने पर उभारा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो नौजवान दीनदार नहीं है या जो नौजवान मदारिस में नहीं है, ऐसे लोफर फिरते रहेंगे और कुछ पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी कर लेंगे और माशरे में सुधार आएगा। देखिए मैंने कई वीडियोस में बोला है, सिर्फ अमेरिका नहीं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें बेरोजगारों को बुलाया जाता है। आज तुम्हें मंथली $5000 मिलेंगे या तुम्हारा जो मुकम्मल खर्चा है मंथली आपको मिलेगा और काम भी सिखाएंगे। बेरोजगार मत बैठो। अगर आप बेरोजगार बैठेंगे तो आप माशरे में फसाद फैलाएंगे। याद रखिएगा, बेरोजगारी। इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रा, फ़क्र कुफ्र के करीब होता है, यानी वो ऐसे ऐसे काम करा देगा कि जो कुफ्र तक पहुंचा देते हैं इंसान को।
इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम हैं, कॉकरोच यही हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। यानी ये जो नौजवान हैं जिनको आज कॉकरोच कहा जा रहा है, जो कि गलत है, इन यही नौजवान हिंदू मुस्लिम करते हैं, यही हिंदू मुस्लिम फसादात की जड़ भी बनते हैं। इनमें सारे नहीं, कुछ, और मुसलमानों का सत्यानाश कर देते हैं। वो मुसलमान नौजवान हिंदू लड़की से शादी करने के लिए मजबूर है ताकि मुझे वहां पर पनाह मिल जाए, मेरी सेफ्टी मिल जाए, मुझे लोग बचा दें। वो मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करने पर मजबूर है ताकि मुझे सेफ्टी मिल जाए, पनाह मिल जाए कि मैं हिंदू की बीवी हूं। बाकी वो इस्लाम को भी भूल जाते हैं। फिर जवानों को हुकूमत देने की बात की है इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने। देखो, जवानी और बुढ़ापा, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बुढ़ापा तजर्बे से भरा होता है और जवानी तजर्बात में चल रही होती है या तजर्बात से खाली होती है। ईमानदारी शर्त है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो। आप ये बोलो कि ईमानदारों को दो, और इंडियन कैसे ईमानदार हो सकते हैं, इसको आपको सोचना पड़ेगा। आपकी हुकूमत को, मोदी को सोचना पड़ेगा, उसके साथ जो और चेले हैं वो सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम नौजवानों को फैसले करने के लिए छोड़ेंगे तो देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश्शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून। इस्लाम कहता है कि जवानी दीवानी है, जवानी में इंसान पागल होता है। एक बात यह, दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अना नुसिरतु बिश्शुब्बान, अल्लाह ने मेरी मदद जवानों से की है। ये दो बातें हैं, ठीक है, दोनों बातें हैं। तो कुछ नौजवान दीवाने होते हैं और कुछ नौजवान जो है वो वाकई कारामद होते हैं। अब सारों को नहीं एक लाइन में खड़ा कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो जो मुस्लिम होगा ईमानदार होगा, प्रैक्टिकल मुस्लिम होगा, जरूर वो ईमानदार भी होगा। अब जब तजर्बे की कमी होगी, आप बताएं कितने गलत फैसले करेंगे। आप पाकिस्तान को नहीं देखते, इमरान खान को कोई तजर्बा नहीं था सियासत का, 20 साल लगा दिए वजीर आजम बनने में, प्रेसिडेंट बनने में। 20 साल के बाद वो मुल्क का ऐसा बेड़गार करके गया है ना, जेल में बैठा है। अब बताओ मुल्क का क्या बनेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान तो गया भाड़ में इस वक्त, मुझे लगता यही है। बड़े मसाइल हैं इस वक्त वहाँ पाकिस्तान के अंदर भी। आगे लगी बात, बहरानों से निमटने में दुश्वारी। अब जब किसी चीज़ का बहरान आएगा, जैसे पेट्रोल का आ जाता है, जैसे और बहुत सारे बहरान है, एजुकेशन का बहरान बहुत बड़ा बहरान है कि आप कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। और यूरोपियन अमेरिकन बैठ के आप पर बैठ के हंसते हैं। ठीक है जी, देखो इनके, एक बंदा उठता है तरक्की के लिए, दूसरा उसकी टांग में टांग अड़ाता है, तरक्की रुक जाती है। जज्बाती फैसलों का इम्कान, ठीक है, नौजवान अक्सर जोश और जज्बात से मुतासर होकर फौरी फैसले कर लेते हैं, जबकि हुकूमती मामलात में तहम्मुल, दूरअंदेशी और सब्र की ज़रूरत होती है, बशर्ते कि ईमानदारी हो। याद रखिएगा, ये जो सूर्यकांत ने कह दिया ना कि ये सारे नौजवान कॉकरोच हैं, गलती कर बैठा है, जज्बाती हो गया था वो। आगे देखिए, सिफारती कमजोरी, बैनुल अक़वामी तल्लुकात में तजर्बा बहुत अहम होता है। अगर आपके दूसरे ममालिक के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात नहीं है तो आप बर्बाद हो गए हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने स्किल्स, अल्लाह ताला ने मादनियात, अल्लाह ताला ने पैसा, ज़रूरियात, हेल्प, सारी चीज़ें तकसीम करके रखी हैं। ये एक दुनिया का निज़ाम ऐसे चल नहीं सकता कि अमीर गरीब और काला गोरा और अनपढ़ और पढ़ा लिखा ना हो। याद रखिएगा, अगर पढ़ा लिखा होगा तो अनपढ़ भी होगा तो उसकी चाय बनाएगा ना, उसके कपड़े धोएगा पढ़े लिखे की। ये निज़ाम है, अल्लाह ने बनाया है, इसी तरह चलेगा। तो आप ये ना समझिए कि सारे पढ़ जाएंगे, सारे पढ़ जाएंगे, इतनी नौकरियां, 150 करोड़ लोगों को कौन नौकरियां देगा, आप बताओ। मैं हैरान हूं कि सारे इसी उम्मीद में लगे हुए कि हम पढ़ के नौकरी करेंगे, वो फिर बाहर मुल्क चले जाते हैं। इंतजामी महारत की कमी, मुल्क चलाना एक पेचीदा जिम्मेदारी है। अगर हुक्मरान के पास बड़े इदारों को चलाने का तजुर्बा ना हो तो हुकूमती निज़ाम मुतासर हो सकता है, बशर्ते कि ईमानदारी हो। ईमानदारी पहली शर्त है भाई, और ईमानदारी इस्लाम सिखाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस में भी और कुरान पाक में भी। अच्छा, मुशीरों पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार, जो वजीर अपना जो मुशीर होता है ना, प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का या दूसरे लोगों का, वो मुशीर भी तो ईमानदार होना चाहिए जो मशवरा देगा। आगे कानून साजी में खामियां। अब कानून साजी ऐसी करना कि हर एक उस कानून पर चल सके, ये कोई आसान काम है? आपके यहाँ हिंदू भी है, सिख भी है,
ईसाई भी है, यहूदी भी है, मुस्लिम भी है, पता नहीं कौन कौन है, कम्युनिस्ट भी बैठे हुए हैं, देहरी है। तो कैसे कानून बनाओगे? मुश्किल है। इसलिए मुस्लिम लॉ बोर्ड होगा, सिख लॉ बोर्ड होगा, क्रिश्चियन लॉ बोर्ड होगा, हिंदू लॉ बोर्ड होगा। वो अपने अपने हिसाब से सारे फैसले करेंगे, तब जाके शायद कुछ काम बने, बशर्ते कि ईमानदारी हो। जल्दबाजी में इस्लाहात। बाज औकात नौजवान फौरी तब्दीलियां लाने की कोशिश करते हैं, फौरी, लेकिन हर इस्लाह मरहला वार और मनसूबाबंदी के साथ होनी चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है, बशर्ते कि ईमानदारी हो। सियासी तदब्बुर की कमी। ठीक है भाई, बादशाह हर वक्त सोता है, वो हर वक्त सोचता है, सोता नहीं है। वो सुबह उठ के देखता है कि मेरा मुल्क कैसे सही हो जाए, दोपहर को वो देखता है कि मेरे लोग मुझसे क्या चाहते हैं, और शाम को ही देखता है मेरे खिलाफ कौन सोच रहा है, मैं कैसे उस पर निमट जाऊं। याद रखिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। बुजुर्ग और माहिर अफराद को नजरअंदाज करना, ये बहुत बुरा मसला है भाई। एक बूढ़ा आदमी है या एक रिटायर्ड आदमी है, वो जंगी हालात को जानता है, आप उससे मशवरा देंगे, देखो वो बोलेगा हमारे फलां फलां मौके पे यूं यूं हुआ था, ऐसा मत करो, ऐसा करो। जैसे मैंने सीखा, मैंने पीसी सीखा, कंप्यूटर सीखा, यूट्यूब सीखा, वीडियो बनाना सीखा, फलां तजर्बे कर करके अभी भी मैं तजर्बे करता हूँ। अभी भी मैं कुछ बुक्स रीड करता हूँ, इसमें पीडीएफ में मैं 8, 10, 11 डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद उन सबको मैं 2-2, 4-4 पेजेस उसके पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं उनमें से भी 2-3 निकालता हूँ, 3 में से भी फिर 1 निकालता हूँ। मेरा तजर्बा है, मुझे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो मेरे और आपके आप में यही फर्क होगा। मैं कोई बड़ी चीज नहीं हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। गलत लोगों पर एतमाद, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी के दिल में झांक के नहीं बैठे हुए, और वो आपका मुशीर है, बेड़ागर कर देगा आपका भी और मुल्क का भी। तवील और मुद्दती मनसूबाबंदी में कमजोरी मुल्क की तरक्की सिर्फ चंद महीनों या सालों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए मनसूबाबंदी चाहती है। अब क्या बोलूं मैं, आगे बहुत सारे मसाइल हैं। अमेरिका पूरी दुनिया का पैसा अमेरिका में लाना चाहता है और अपने मुल्क को भूल गया। इतनी खराबियां वहां पहुंच चुकी हैं कि वो उसको भी नहीं संभाल पा रहे, पूरी दुनिया को भी नहीं संभाल पाया, मसला है। तो आप ये जब समझेंगे ना कि सिर्फ दुनिया में हम रहते हैं, तो फिर आप होंगे ही नहीं। सही बात यह है। कौमी इदारों के साथ हम आहंगी में मुश्किलात। पहला मसला तो चलता है सियासतदान और स्टैब्लिशमेंट, फौजी, इनका आपस में टकराव चलता है। फौजी कहते हैं भाई हमारी ऊंचे टहरों वाली गाड़ियां भी होनी चाहिए, हम जहाजों पे सफर भी करें, रिटायरमेंट के बाद जजीरे भी मिले हमें, क्योंकि हम जान देते हैं। सियासतदान कहते हैं मैं अवाम को देखूं कि तुम्हें देखूं, तनख्वाह भी देता हूं, रिहाइश के लिए बेहतरीन रोड, बेहतरीन कैंट कंटोनमेंट के घर देता हूं, तुम्हें सहूलियात देता हूं, फला फला फला। मिसाल के तौर पर एक आम आदमी अगर 1,000 रुपया खाता है तो एक फौजी 20,000 रुपया खाता है, क्योंकि उसको खूबसूरत रोड भी चाहिए, उसकी बिजली भी चाहिए, उसको घर भी चाहिए, उसको गाड़ी भी चाहिए, उसको नौकर भी चाहिए, उसको रिटायरमेंट के बाद जजीरे भी चाहिए, फलां चाहिए, फलां चाहिए। मसाइल है भाईजान। कौम के एतमाद को मुतासर करना, अगर मुसलसल गैर तजर्बा कार फैसलों की वजह से नताइज अच्छे ना आए तो अवाम को हुकूमत पर एतमाद कम हो सकता है। तो ईमानदारी शर्त है भाई सारे कामों में, याद रखेगा। आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।